हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी 2020 का जो नया सिलेबस आया, उसके अकॉर्डिंगली मध्य प्रदेश जीके में आज का जो विषय है वह है त्रिस्तरीय पंचायती राज। और इस विषय पे मैं पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखें। और अगर ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें। और साथ ही साथ में अगर जिन विद्यार्थियों ने मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। बेल आइकन दिया होगा, उसको आपको क्लिक करना है और ऑल नोटिफिकेशन के साथ में मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना है, जिससे कि जितने भी वीडियोस मैं बनाऊंगा आने वाले समय में उन सभी के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलेंगे और लगातार मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। और आप मेरे सारे वीडियोस, जो कि जितने भी अलग अलग टॉपिक में मैं वीडियो ला रहा हूँ, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, चाहे एमपीपीएससी हो या अन्य एग्जाम के लिए, उन सभी पे आप लगातार मेरे सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इन वीडियोस को, जो कि पंचायती राज के ऊपर है, इसको मैं शुरू कर रहा हूँ। और इसी के साथ-साथ मैंने पहले भी मध्य प्रदेश की एमपीपीएससी पर बहुत सा कंटेंट बना के रखा है, प्लेलिस्ट से जाके आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें कि पूरा का पूरा मैंने विधानसभा, राज्यपाल, मंत्रिमंडल और इन सभी के बारे में जानकारी के लिए अलग-अलग वीडियोस दिए हुए हैं। तो प्लेलिस्ट से जाके आप वो भी देखकर अपने एमपीपीएससी की तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पंचायती राज के बारे में। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ में आपके कमेंट्स के भी मेरे को बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार रहता है। मध्य प्रदेश का पंचायती राज। मध्य प्रदेश पंचायती राज शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पंचायती राज में मैंने त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में पूरा का पूरा बताने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा-सा लेंथी रहेगा, आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश इस वीडियो में मैं करूँगा। तो पूरी तीनों स्तर की पंचायत व्यवस्थाओं के बारे में मैंने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो थोड़ा-सा समय देना पड़ेगा आपको और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये विषय है। आप इसको अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन, जब 73 अमेंडमेंट हुआ संविधान में, ठीक है ना? उसके अंतर्गत में 30 दिसंबर 1993 में मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। ठीक है? अच्छा, पंचायती राज का जो हिस्ट्री है, अगर देखा जाए, अगर पूरे इंडिया में देखा जाए, तो आज़ाद होने के बाद में 1957 से लेके 1959, ठीक है ना? इसके बीच में पंचायती राज की जो सुगबुगाहट है वो चालू कर दी गई थी। ठीक है? 1957 में जो बलवंत राय मेहता समिति, जो बलवंत राय मेहता समिति है, ठीक है ना? उसका गठन किया गया था 1957 और 56 के आसपास। और उसके बाद में इन्होंने जो राय दी, उसके अकॉर्डिंगली इसको आगे 1959 में पंचायती राज को एक नई दिशा दी गई। तो ये इसका हिस्ट्री है, लेकिन इसमें अपन मध्य प्रदेश के पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें मैंने इसी के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको पंचायती राज के बारे में पूरी जानकारी लेनी है, तो प्लेलिस्ट से जाकर आप पंचायती राज का मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने पंचायती राज की शुरुआत कैसे हुई और उसमें कौन-कौन सी समिति का गठन हुआ है, तो उन सभी के बारे में जानकारी आप प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, जो कि मैंने उस पर बनाया है। ठीक है ना? तो इसमें अपन अभी पंचायती राज जो मध्य प्रदेश का है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। बाकी मैंने बेसिक आपको बता दिया है कि शुरुआत जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ और उस समय पंचायती राज का शुरुआत की गई। और पंचायती राज अंग्रेजों के समय में, ठीक है ना, जब वो देश आजाद नहीं हुआ था, तो उस समय से पंचायती राज की व्यवस्था शुरू की थी उस समय के जो वायसराय उन्होंने, ठीक है ना। बेसिक वहीं से चालू हुआ था और वहीं से उसका थोड़ा सा भी सहारा लेके फिर अलग से पंचायती राज को शुरुआत आजादी के बाद में की थी। तो अभी शुरू करते हैं अपन पंचायती राज के बारे में। जैसे कि मैं बताया कि 73वें संशोधन, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसके अंतर्गत 30 दिसंबर 1993 में 1993 में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू किया गया। ठीक है? जिसमें जिसे 25 जनवरी 1994 को पारित किया गया। ठीक है? और 20 अगस्त 1994 को इसको लागू कर दिया गया। यानी कि 93 में इसको लाया गया है। ठीक है ना? इसको आप सीधे इस तरीके से समझ सकते हैं। 93 में ये पंचायती अधिनियम को लाया गया। ठीक है ना? उसके बाद में 94 में इसे पारित किया गया और लागू किया गया, यानी कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में
और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद में ये पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ है राज्य में। तो जब राज्यपाल के हस्ताक्षर हो गए उसके बाद में 20 अगस्त, इंपॉर्टेंट है ये, इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट जरूर पूछी जाती है कि पंचायती राज अधिनियम 73वें संशोधन के बाद में कब लागू किया गया, तो वो 20 अगस्त 1994 को लागू किया गया, ठीक है ना। ये लाया गया था 30 दिसंबर 1993 को, ठीक है ना, और पारित किया गया 25 जनवरी 1994 में इसको पारित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है जिनको कि आपको ऐसे ही याद रखना। अच्छा, ये जो कहलाता है 73वां संविधान संशोधन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो 73 अमेंडमेंट हुआ था जो, ठीक है ना, उसका ये पूरा का पूरा डिटेल है पंचायती राज के बारे में। आगे चलते हैं। पंचायती राज अधिनियम, इसके अनुसार जो पंचायती राज व्यवस्था है ये 3 स्तर की है, जैसे कि बता चुका हूं उससे पहले। पंचायती राज जो मध्य प्रदेश का पंचायती राज है और उसमें जो व्यवस्था है त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जो कि बलवंत राय मेहता ने इसकी रूपरेखा रखी थी और इसके बारे में सजेशन दिए थे। तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी और उसी को फॉलो मध्य प्रदेश में किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर की है और ये तीनों स्तर का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। पहली पंचायती राज व्यवस्था होती है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है जनपद पंचायत और तीसरा होता है जिला पंचायत। तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है। ग्राम में जो गांव होते हैं, गांव में होती है ग्राम पंचायत, और उसके बाद में जनपद का जो क्षेत्र होता है वहां पे जनपद पंचायत, और जिला का जो क्षेत्र होता है, ठीक है ना, शहरी क्षेत्र में, ठीक है ना, जो जिला होती है, जो जिले में होती है वो जिला पंचायत कहलाती है। आइए अब समझते हैं एक एक करके सभी पंचायती व्यवस्था के बारे में। सबसे पहले लेते हैं ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में जो पहला पॉइंट है, इसमें 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव में एक ग्राम पंचायत बनाई जाएगी, ठीक है ना। इसमें जो गांव होते हैं, ठीक है ना, ग्रामों में यहाँ पर आबादी 1000 से अधिक है, ठीक है ना, वहां पर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है, ठीक है ना। और गांव को वार्ड, ठीक है ना, अलग अलग वार्ड में बांटा जाता है, ठीक है ना। इसका जो मुखिया होता है ग्राम पंचायत का, वो सरपंच कहलाता है। इलेक्शन होते हैं इसमें ग्राम पंचायत के, तो उसके बाद में चुनाव के द्वारा सदस्य चुने जाते हैं और सदस्यों के द्वारा सरपंच का चुनाव होता है, ठीक है, सरपंच चुना जाता है। और सदस्यों की इसमें जो ग्राम पंचायत होती है, इसमें जो सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है वो 10 होती है और अधिकतम संख्या इसमें 20 होती है ग्राम पंचायत में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको ऐसे ही याद रखना है। सरपंच और पंच प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर चुनाव होते हैं, वोट डाले जाते हैं। जो ग्राम में ग्रामवासी होते हैं, ठीक है ना, वो अपने मतों के द्वारा सदस्यों को चुनते हैं, ठीक है ना। सरपंच और पंच प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा और उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से पंचों द्वारा चुना जाता है। तो इसमें जो सरपंच है और पंच हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और उप सरपंच जो होता है, ठीक है ना, जो सरपंच के ना रहने पर उनकी अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का कार्यभार संभालता है, मुखिया क्या कार्य करता है, तो वो उप सरपंच का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप में पंचों के द्वारा उसको सिलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, ठीक है ना। और ग्राम के जो सदस्य होते हैं वही मतदाता कहलाते हैं। जैसे कि मैंने बता चुका हूं आपको, ग्राम में जितने भी जो ग्राम के सदस्य होते हैं वो सब मतदाता कहलाते हैं और वही मत डालकर सरपंच और पंचों को प्रत्यक्ष रूप से चुनाव के द्वारा चुनते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है पंचायत सचिव। पंचायत सचिव के बारे में इसमें जानकारी है। पंचायत द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है और ये एक शासकीय कर्मचारी होता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर होता है ये, जो कि पंचायत सचिव का होता है। सरपंच और उप सरपंच को उनके 5 वर्ष के कार्यकाल के पहले भी इनको हटाया जा सकता है। जैसे कि नॉर्मल जो गवर्नमेंट्स होती हैं उसमें अविश्वास मत लाया जाता है, उसी तरीके से सरपंच और उप सरपंच को भी 5 साल से पहले हटाया जा सकता है अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, ठीक है ना। तो उसके द्वारा इनको सरपंच और उप सरपंच को 5 वर्ष से पहले हटा सकते हैं। यानी कि जो पंचायत है इनका जो कार्यकाल होता है वो
5 वर्ष का होता है, जैसे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, उसी तरीके से पंचायत का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष के दौरान अगर अविश्वास हो जाता है, अविश्वास मत ला दिया जाता है सदस्यों द्वारा, तो ये सरपंच जो है इनको हटाया जा सकता है। अगला जो पॉइंट है वो है राइट टू रिकॉल। मध्य प्रदेश में राइट टू रिकॉल की भी व्यवस्था है, ठीक है ना। उसका अधिकार का जो उपयोग करते हुए वहां के सदस्य ग्राम के, वो सरपंच निर्वाचित होने के बाद, जब सरपंच निर्वाचित हो जाता है और 2 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, जब 2 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तब 2/3 बहुमत द्वारा इनको हटाया जा सकता है। यानी कि 2/3 बहुमत अगर दे देते हैं राइट टू रिकॉल में वहां के सदस्य, ठीक है ना, जो पंचायत है, तो इस सरपंच को वहां से हटाया जा सकता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो ग्राम पंचायतों की संख्या है वो है 23,012। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ऐसे ही याद रखना है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या है वो है 23,012 ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है। किसी भी ग्राम में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। मतलब ग्राम पंचायत तो वहीं पे हो सकती है जहाँ पे कि और ग्राम सभा जो पंचायत होती है, वो पंचायत ग्राम सभा आयोजित करती है, लेकिन वहीं पर ये ग्राम सभा आयोजित होती है जहाँ पे कि 200 से अधिक की जनसंख्या हो, यानी कि वहाँ की जो आबादी है, उस गांव में रहने वाले लोग 200 या उससे अधिक होती है, तभी वहाँ पे ग्राम सभा आयोजित की जा सकती है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है आपको। इसी तरीके से अगला पॉइंट है 1000 तक की आबादी वाले जो गांव होते हैं, वहां पे जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं वो 10 होते हैं, और 2000 तक की आबादी वालों के लिए जो सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत के वो 11, और 3000 तक की आबादी वाला जो गांव होता है या ग्राम होता है उसमें 15 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। ग्राम सभा की बैठक साल में 2 बार होनी चाहिए, यानी कि 6-6 माह में एक बार ग्राम सभा की बैठक होती है। इसकी सूचना 15 दिन पहले नोटिस के द्वारा गांव में दी जाती है। ग्राम सभा बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को होता है, ठीक है ना। जो ग्राम सभा है उसको बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान होता है जो, ठीक है ना, उसके पास में होता है। बैठक में कुल सदस्यों की संख्या का 5वां भाग उपस्थित होना जरूरी है। यानी कि जैसे कि 1000 की आबादी वाला कोई गांव है और वहां पर ग्राम सभा का आयोजन करना है, तो 5वां भाग, यानी कि ये कितने हैं टोटल 10 ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, तो उसमें से कम 2 सदस्य, 5वां भाग 2 सदस्य होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसका 5वां भाग क्या कहलाएगा, 2 कहलाएंगे। तो कम से कम 2 सदस्य की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है, तभी ये ग्राम सभा आयोजित की जा सकती है। अब देख लेते हैं ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या होते हैं। ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं ग्रामों में जो गांव है वहां की सफाई करना, वहां पे प्रकाश पेयजल की व्यवस्था करना, आंगनवाड़ियों का संचालन करना, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में जो भी होता है उसकी निगरानी करना कि विकास के जो कार्यक्रम है वो समय समय पर आयोजित किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है ना। और कृषि संबंधी जो कार्य हैं उसकी देख रेख करना, ठीक है ना। और ग्राम विकास संबंधी कार्य, ग्राम में कैसा विकास हो रहा है उसके बारे में, प्राथमिक विद्यालय खुलवाना, उच्च प्राथमिक विद्यालय, औपचारिक शिक्षा का कार्य करवाना, युवा कल्याण संबंधी कार्य, राजकीय नलकूपों की मरम्मत रख रखाव करना, जो भी वहां पर गांव में जो भी कुएं हैं या नलकूप हैं उनकी मरम्मत कराना, जिससे कि वहां की ग्राम के वासियों को सिंचाई की व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो। चिकित्सा, वहां पे जो मेडिकल की व्यवस्था है और स्वास्थ्य संबंधी जो व्यवस्था है उसको भी देखना। महिला एवं बाल विकास संबंधी कार्य भी ग्राम पंचायत के अधीन आते हैं ग्रामों में, ठीक है। पशुधन विकास संबंधी कार्य करना, समस्त प्रकार की पेंशन को स्वीकार करने के लिए विवरण का कार्य करना, एवं समस्त प्रकार की जो छात्रवृत्ति है वहाँ पे जो जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं स्कूलों में, चाहे वो प्राथमिक स्कूल हो या फिर माध्यमिक या हाई स्कूल, वहां पर स्कॉलरशिप की स्वीकृति और वितरण का कार्य करना, ठीक है। राशन की दुकान का आवंटन, वहां पे जितनी भी दुकानें हैं यहाँ से कि वहां के ग्रामवासी खाने पीने का सामान ले सकें, उनकी आवंटन करवाना, ठीक है ना। और उनको अगर वहां पे जो सहकारी दुकानें हैं उनको आवंटित करना और उनका निरस्तीकरण करना, ये पूरा कार्य ग्राम पंचायत के हाथ में होता है। और
पंचायती राज संबंधी जितने भी कार्य होते हैं वो सब ग्राम पंचायत के हाथ में होते हैं। अब देख लेते हैं ग्राम पंचायत समितियां। ग्राम पंचायत समितियां कौन कौन सी होती हैं? नियोजन एवं विकास समिति, निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति, प्रशासनिक समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति और जल प्रबंधन समिति। इन समिति का अपने अपने स्तर पर कार्य होता है। जैसे नियोजन एवं विकास समिति ग्रामों में जो विकास की व्यवस्था है उसको संभालती है ये समिति। निर्माण कार्य व्यवस्था यानी कि जो भी, जैसे कि स्कूल में विद्यालय वगैरह बनवाना है या फिर हॉस्पिटल्स बनवाना है या फिर कुओं का निर्माण करवाना है, तालाबों का निर्माण करवाना है, तो वो निर्माण कार्य समिति संभालती है। शिक्षा समिति शिक्षा की व्यवस्था, कहीं पे कोई एजुकेशन में कोई नए शिक्षकों की भर्ती करनी है या फिर कोई स्टेशनरी वगैरह लानी है स्कूलों में, वो शिक्षा समिति के पास में उसका पूरा कार्य होता है। प्रशासनिक समिति ग्राम पंचायत के जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं वो प्रशासनिक समिति संभालती है। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, इसका कार्य जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है ना, चाहे वो प्राथमिक उपचार केंद्र हो या फिर उससे ऊपर वाले हॉस्पिटल्स जो कि ग्रामों में खुलवाए गए हैं, उन सभी पर देखरेख करना और उनकी व्यवस्था को संभालना स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति का कार्य होता है। जल प्रबंधन समिति, वहां पे जो कुएं वगैरह है, ठीक है ना, उनकी साफ सफाई करवाना और वहां से जल वितरण करवाने की व्यवस्था जल प्रबंधन समिति की होती है, जो कि गांव के हर क्षेत्र में पहुंचे, चाहे वो सिंचाई के लिए हो या फिर पीने की व्यवस्था के लिए हो। तो ये सब कार्य ग्राम पंचायत समितियों के अधीन होता है। अगला जो हेडिंग है वो है ग्राम पंचायत के आय के साधन। जो ग्राम पंचायत होती है वो अपनी इनकम कहाँ से डेवलप करते हैं उसके बारे में इसमें जानकारी है। भारत सरकार जो होती है, केंद्र सरकार, वो अपनी तरफ से एक अंशदान देती है, ठीक है ना, अनुदान, ठीक है ना, और ऋण, ठीक है ना, ऋण भी इनको मिलता है, ठीक है ना, और अन्य प्रकार की निधियां भी इनको ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र में विकास के लिए उपलब्ध की जाती है, ठीक है। ये तो भारत सरकार हुआ, भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार, ठीक है ना। फिर राज्य सरकार द्वारा भी, ठीक है ना, चल व अचल संपत्तियों से जो आय होती है वो मिलती है राज्य सरकार। भू राजस्व, ठीक है, और शेष द्वारा प्राप्त की हुई राशियां ये भी ग्राम पंचायत को मिलती है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अंशदान, ठीक है, राज्य सरकार अंशदान देती है, जिस तरीके से केंद्र सरकार देती है उसी तरीके से राज्य सरकार भी इनको अंशदान देती है, अनुदान देती है, और ऋण संबंधी व अन्य आय भी राज्य सरकार के द्वारा होती है। केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, भू राजस्व द्वारा और राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त जो चल अचल संपत्ति हैं, जैसे कि कुछ सहकारी दुकान वगैरह होती हैं, उनका किराया या फिर उनका उनको आवंटित करना और अन्य जो सोर्स होते हैं वहां से ग्राम पंचायत अपनी आय बनाती हैं। ये उनके आय के साधन होते हैं। अगली आय की संबंधी सरकार राज्य सरकार द्वारा अनुमति से किसी निगम, निकाय, कंपनी या व्यक्ति को अनुदान या ऋण प्राप्त करना, ये सब उसकी ग्राम पंचायत की आय से संबंधित पॉइंट्स हैं, ठीक है। दान के रूप में प्राप्त की गई राशियां, अंशदान, कोई व्यक्ति चाहे तो पंचायत को, ठीक है ना, दान भी देता है और अंशदान देता है, उसकी अगर इच्छा है तो वहां से भी ये आय उपलब्ध होती है। सरकार द्वारा एक निर्धारित अन्य स्रोत भी होते हैं, वहां से भी इनको आय उपलब्ध होती है। अगली जो व्यवस्था है, ठीक है ना, त्रिस्तरीय व्यवस्था में ये अगली व्यवस्था है जनपद पंचायत। पहली तो हो गई ग्राम पंचायत जिसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। अब देखते हैं जनपद पंचायत के बारे में। इसमें जो सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है वो कितनी होती है? 10 होती है, ठीक है ना, और अधिकतम संख्या इसमें 25 हो सकती है। यानी कि जो सदस्य होते हैं कम से कम 10 होने चाहिए जनपद पंचायत में और अधिक से अधिक 25 इसमें सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 313 जनपद पंचायतें हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको आपको याद रखना है ये, ठीक है, हाईलाइट कर रहा हूं मैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 313 जनपद पंचायतें हैं, ठीक है, और ये मध्य स्तर की होती है क्योंकि जनपद पंचायतें, इसको आपको ऐसे समझना, मध्य स्तर की ये पंचायत कहलाती है जिसका गठन विकास खंड स्तर पर होता है, ठीक है ना। विकास खंड जो होते हैं हर जिले में अलग अलग विकास खंड होते हैं, ठीक है ना, तहसीलें होती है, वहां पर ये जनपद पंचायत का प्रावधान रखा गया है। 5000 से अधिक आबादी वाले जो विकास खंड है, ठीक है ना, उसमें एक जनपद पंचायत का गठन किया जाता है, ठीक है ना। इसमें आबादी का
जो स्तर है वो बढ़ गया है, ठीक है ना। ग्राम पंचायत में कम होता है, 1000, 2000 और 3000 तक होता है। इसमें विकास खंड क्षेत्र आ जाता है, तो यहाँ पर और जनपद पंचायत दूसरे स्तर की पंचायत है, तो यहाँ पर जो आबादी का स्तर है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर 5000 से अधिक आबादी वाला जो क्षेत्र होता है विकास खंड, वहाँ पे एक जनपद पंचायत का गठन किया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो सदस्यों का चुनाव है सेम होता है, ठीक है ना, प्रत्यक्ष रूप से होता है यहाँ पर, ठीक है ना। चुनाव क्या किया जाता है, जनता के द्वारा यहाँ पर सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं इनका चुनाव जो चुने हुए सदस्य होते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से जो सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है ना, वही सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं और वहां पर जनपद में इनको बिठाते हैं। ये आपको याद रखना है। अगले जो बिंदु है इसमें पदेन सदस्य, इनमें पदेन सदस्य भी होते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, जनपद पंचायत में पदेन सदस्य कौन कौन से होते हैं। सांसद, जो वहां पे सांसद होता है उस क्षेत्र का, वो भी यहाँ पे पदेन सदस्य कहलाता है। सरपंच, सरपंच यानी कि ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है सरपंच, वो यहाँ पर सदस्य कहलाता है जनपद पंचायत में। और विधायक, उस क्षेत्र का जो विधायक होता है वो यहाँ पे पदेन सदस्य, यानी कि ये तीनों, वहां का सांसद, वहां का सरपंच और वहां के विधायक, यानी कि राज्य सरकार का प्रतिनिधि, ठीक है ना, ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि जनपद पंचायत में पदेन सदस्य होता है, ठीक है। जो सहकारी बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक जिन्हें बोलते हैं अंग्रेजी में, कोऑपरेटिव बैंक के जो अध्यक्ष होते हैं वो सहयोजित सदस्य होता है, ठीक है ना। कोऑपरेटिव बैंक्स के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, याद रखना है, वो यहाँ के सहयोजित सदस्य कहलाते हैं। जनपद पंचायत का मुखिया प्रशासनिक अधिकारी सीईओ होता है, ठीक है ना, जिसका की चयन राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि एमपी, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो एमपीपीएससी द्वारा इसका चयन किया जाता है और वो सरकारी अधिकारी होता है जिसको कि कहते हैं प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, जो कि जनपद में बैठता है, ठीक है। अब समझते हैं जनपद पंचायत के आय के साधन। जनपद पंचायत किस तरीके से अपनी आय बनाती है, जुटाती है, किस तरीके से उसको आय प्राप्त होती है। जिला परिषद द्वारा स्थानीय जो क्षेत्र है वहां पे जो शेष लगाया गया है, उस शेष के द्वारा जो जनपद पंचायत है वो आय के स्रोत होते हैं। भू राजस्व, उस क्षेत्र में जो भू क्षेत्र है यहाँ पे की प्लॉटिंग की जाती है या फिर जो जमीनें होती हैं, खेत खलियान होते हैं, वहां पर जो भू राजस्व लगाया जाता है उससे आय उपलब्ध होती है। उसका जो अंश है वो उसे प्राप्त होता है। अन्य रकम जो अन्य क्षेत्र से है वहां से भी उसको मिलता है। कर, टैक्स मिलता है। चुंगी, अधिभार, ठीक है ना, जो अधिभार यानी कि जो एक्स्ट्रा चार्जेस, सर चार्जेस जो होते हैं उसका भी इसको अंश प्राप्त होता है और उससे उससे जो प्राप्त फीस है उससे इसको आय मिलती है। सार्वजनिक जो घाट बनाए जाते हैं, ठीक है ना, मेले होते हैं, मेले से जो चार जो जो भी आय होती है, वहां पे जो दुकानें लगती हैं तो वहां पे दुकानों से जो किराया वसूलता है, ठीक है ना, जो मेले आयोजित करते हैं उसका भी एक अंश इनको प्राप्त होता है। हाट, ऐसे अन्य स्रोत यहाँ से की आय होती है, वो सारी चीजें वहां से सभी सभी क्षेत्रों से जनपद पंचायत को आय मिलती है, ठीक है। जिला परिषद में ग्राम पंचायतों, अनुसूचित क्षेत्र समितियों, नगर पालिकाओं और न्यायालयों व संस्थाओं से भी आय प्राप्त होती है। भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा अंशदान प्राप्त होता है, ये तो आपको मालूम है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये भी इनको अंशदान देती है, जिससे कि इनको इनकी जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले जनपद पंचायत की, ठीक है। जैसे कि ग्राम पंचायत में होता था वैसे ही जनपद पंचायत में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनको अंशदान देती है, अनुदान देती है, ऋण और अन्य प्रकार की निधियां प्रोवाइड कराती है। अन्य संस्थानों द्वारा भी यहाँ पर ऋण की व्यवस्था होती है। जनपद पंचायत चाहे तो ऋण भी ले सकती है, ठीक है ना। अब जनपद पंचायत की स्थायी समितियां, जिस तरीके से ग्राम पंचायत में समितियां होती हैं वैसे ही जनपद पंचायत में भी स्थायी समितियां का प्रावधान है इसमें। कृषि समिति, पशुपालन, लघु सिंचाई, सहकारिता समिति, ये जनपद में होती है। शिक्षा समिति भी होती है यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पर जो आबादी का क्षेत्र है वो 5000 से अधिक हो गया है और जो ग्राम पंचायत होती है उसमें 1000, 2000 और
अधिक से अधिक 3000 तक का जो क्षेत्र होता है वो ग्राम पंचायत का क्षेत्र कहलाता है। लेकिन यहाँ पे 5000 से अधिक का क्षेत्र आ जाता है तो वो जनपद पंचायत के क्षेत्र के अधीन आ जाता है। तो वहां पर भी वही सारी व्यवस्थाएं होती हैं जो व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत में होती हैं। बस ये है कि यहाँ पर आबादी का रूप बदल जाता है। तो शिक्षा समिति, समाज, ठीक है ना, स्थानीय कला शिल्प, एक नई समिति बन जाती है। लघु बचत, कुटीर उद्योग और शिक्षा आदि इसमें शामिल हो जाते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई समिति जो कि वहां पर भी होती है, ठीक है। स्वास्थ्य एवं सफाई समिति ग्राम पंचायत में भी होती है और यहाँ पे भी। यातायात, क्योंकि ये काफी बड़ा क्षेत्र होता है तो यहाँ पे यातायात के साधन उपलब्ध होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, तो उसकी भी समिति बनाई जाती है। निर्माण समिति जो कि ग्राम पंचायत में भी होती है और यहाँ पर भी होती है। आर्थिक एवं वित्तीय समिति जो कि आर्थिक एवं वित्तीय जो भी ब्यौरा होता है उसको संभालने के लिए ये समिति का गठन किया जाता है, जो कि जनपद में जो भी खर्चे होते हैं या ऋण लेना होता है या सरकार के ज्यादा जो अनुदान प्राप्त होता है उन सभी की ब्यौरा लिखा पढ़ी करने के लिए, उनको सबको व्यवस्थित जमाने के लिए कि खर्चा कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके लिए ये समितियां बनाई जाती हैं, ठीक है ना। समाज कल्याण समिति है, समाज में जो कल्याण के कार्यक्रम होते हैं उनकी व्यवस्था देखने के लिए समाज कल्याण समिति का गठन किया जाता है। आइए अब समझते हैं सदस्य। जनपद पंचायत है वहां पे सदस्य कौन कौन हो सकते हैं। प्रखंड के प्रत्येक पंचायत के सदस्यों द्वारा निर्वाचित 2 सदस्य होंगे, यानी कि जो पंचायत है, ठीक है, ग्राम पंचायत होते हैं, ठीक है, उनके सदस्यों द्वारा निर्वाचित 2 सदस्य, यानी कि वहां पर जो सदस्य हैं जो निर्वाचित करते हैं सदस्य, उसमें से 2 सदस्य जनपद पंचायत के सदस्य कहलाते हैं, ठीक है ना। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन रखा गया है, ठीक है ना। उसके भी जो वहां से भी चुनकर एक एक सदस्य लिए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जनसंख्या कितना एवरेज है, कितनी जनसंख्या, उसके आधार पर यहाँ पर सदस्यों को रखा जाता है। कहाँ पर? जनपद पंचायत में। अगला जो पॉइंट है, आरक्षित पदों में से 30% जो पद होते हैं, जितने भी आरक्षित रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन में जो कोटा नियुक्त किया गया उसमें 30% जो आरक्षित पद हैं उस पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ही लोग इसमें आरक्षित रहते हैं सदस्यों में, ठीक है ना। यदि 2 ही पद हैं, ठीक है ना, आरक्षित हैं, तो उसमें से एक पद जो है वो महिला के लिए भी आरक्षित होता है, यानी कि 50% इसमें रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होता है, चाहे वो महिला अनुसूचित जाति की हो या जनजाति की हो। इसके लिए भी वो मतलब कि जो भी पद होते हैं अनुसूचित जाति जनजाति में, उसमें भी जो रिजर्वेशन है 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है, ठीक है ना। तो इसमें महिलाएं भी सदस्य होती हैं, ठीक है। अनारक्षित पदों में 30% स्थान पर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। अनारक्षित जो सीटें होती हैं उसमें 30% का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए सदस्यता के लिए होता है जनपद पंचायत में। अब है अगली स्तर की व्यवस्था, त्रिस्तरीय में तीसरी व्यवस्था जिला पंचायत के बारे में। अभी तक अपन ने दोनों देख ली हैं, ठीक है ना। ग्राम पंचायत को बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है ना, और जनपद पंचायत, जो जनपद पंचायत है उसके बारे में भी मैंने आपको पूरा जानकारी दे दी, पहली और दूसरी। अब देखेंगे अपन जिला पंचायत के बारे में। जिला पंचायत की जो राज्य व्यवस्था है ये शीर्ष स्तर जिला पंचायत है, ठीक है ना। जो जिला स्तर की जो पंचायती राज व्यवस्था का जो शीर्ष स्तर है, पंचायती राज व्यवस्था का जो शीर्ष स्तर है वो जिला पंचायत कहलाता है, ठीक है ना। जो छोटा स्तर हो जाता है वो ग्राम पंचायत होता है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे जनपद पंचायत होता है, लेकिन शीर्ष स्तर पर जिला पंचायत ही होता है पंचायती राज व्यवस्था का जो स्तर होता है। इसका जो अध्यक्ष होता है, ध्यान से समझिएगा, इसका जो अध्यक्ष होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। अप्रत्यक्ष यानी कि इसका इलेक्शन नहीं होता, लोकतांत्रिक तरीके से इसको चुना नहीं जाता, जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, अप्रत्यक्ष रूप से इसको निर्वाचित किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से इसको बनाया जाता है अध्यक्ष, ठीक है ना। जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट जनता के द्वारा, वोटों के द्वारा, चुनाव के द्वारा चुना जाना, चुनाए हुए सदस्य को प्रत्यक्ष रूप बोलते हैं, और अप्रत्यक्ष यानी कि सीधे ही निर्वाचित करना उसको, वो अप्रत्यक्ष रूप से जिला पंचायत में अध्यक्ष बनता है। अब देख लेते हैं जिला पंचायत में जो सदस्य होते हैं उसके बारे में जानकारी है इसमें। इनकी जो सदस्यों की संख्या है वो न्यूनतम 10 और अधिक से अधिक 35 होती है।
जिला पंचायत में जो न्यूनतम होती है वो 10 और अधिक से अधिक 35 होती है। ये आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है ना। और इसके जो सदस्य होते हैं वो अध्यक्ष स्वयं, ठीक है ना, जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचित होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, वो होते हैं जिला से संबंधित जो लोग होते हैं, जो इंपॉर्टेंट अधिकारी लेवल के होते हैं, वो इसके सदस्य कहलाते हैं। लोकसभा का सदस्य यानी कि सांसद, राज्यसभा का सदस्य यानी कि सांसद जो राज्यसभा में चुना हुआ जाता है, चुन के जाता है केंद्र में। ये दोनों केंद्र की संस्था है, लोकसभा और राज्यसभा। विधानसभा ये राज्यसभा में आ गया। राज्यसभा की का जो सदस्य होता है एमएलए, और विधान परिषद, ठीक है ना, ये राज्य के अंतर्गत आ गया। इनकी जो सदस्य होते हैं ये दोनों राज्य के अंतर्गत आ गए, ये दोनों केंद्र के अंतर्गत आ गए और जिले से संबंधित आ गए। उसके बाद में निर्वाचित सदस्य आ गए और अध्यक्ष आ गया। तो ये सब जिला पंचायत के सदस्य कहलाते हैं, ठीक है ना। ये जो लोकसभा है मैं बता दूं आपको, ये लोअर हाउस कहलाता है। राज्यसभा अपर हाउस कहलाता है, ये केंद्र में है। इसी तरीके से राज्य में विधानसभा ये लोअर हाउस कहलाता है और विधान परिषद ये अपर हाउस कहलाता है, ठीक है ना। तो इन सभी के जो चुने हुए सदस्य होते हैं उस क्षेत्र के, वो इसके सदस्य कहलाते हैं, ठीक है ना। महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है, ठीक है ना। जो भी 100% है, ठीक है ना, उसका 30%, उसका 30% जो भी सीट्स होंगी वो महिलाओं के लिए रिजर्व होती हैं इसमें। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी 51 पंचायतें हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब इसमें जिला पंचायत, क्योंकि एक जिला ये पुराना है कंटेंट, तो इसको 52 है, ठीक है ना। ये पुराना था तो अभी नया कंटेंट मान लो, क्योंकि टोटल जिले कितने हो गए हैं अभी, 52 जिले हो गए हैं, ठीक है ना। तो पंचायत, जिला पंचायत कितने हो गए, 52। इसको अपडेट कर लीजिएगा आप, 52 जिले हैं तो 52 जिला पंचायत यहाँ पर वर्तमान में है, ठीक है। अभी एक नया जिला जो बना 2018 में नया बना, तो उस समय से पहले तक 51 जिला पंचायतें थी, लेकिन जैसे ही नया जिला एक और बना, जितने जिले होते हैं उस जिले के अनुसार जिला पंचायतें होती हैं, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में अभी टोटल 52 जिले हैं, तो 52 जिला पंचायतें हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे ही याद कीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिला पंचायत है। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको इसी तरीके से याद करना है, किसी पे भी कैसा भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला पॉइंट, 50,000 से अधिक के आबादी वाले क्षेत्र में एक जिला पंचायत का गठन किया जाता है। यानी कि यहाँ पे आबादी का स्तर बढ़ गया, क्योंकि ये सबसे शीर्ष स्तर की व्यवस्था कहलाती है, तो यहाँ पर जो आबादी का स्तर है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। ग्राम पंचायत में 1,000 से शुरू हुआ था और 3,000 तक था, ठीक है ना। और जनपद पंचायत में 5,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में रखा गया था। तो यहाँ पर जो आबादी है वो 10 गुना हो गई, यानी कि 50,000 से अधिक आबादी वाला जो क्षेत्र होगा वहां पर जिला पंचायत का गठन किया जाता है। ये आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है ना। ये ग्राम पंचायत के लिए हो गई, ठीक है ना। ये जनपद पंचायत के लिए हो गई, जनपद, और ये जिला पंचायत के लिए हो गई। तो आपको ऐसे ही इसको याद रखना है। सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निर्वाचन सदस्य में अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर चुना जाता है। जो इसके सदस्य होते हैं, जैसे कि निर्वाचित सदस्य मैंने आपको बताया था, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनका इलेक्शन होता है, मगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये जो सदस्य चुनकर जाते हैं उसमें से अप्रत्यक्ष रूप से सिलेक्ट किया जाता है कि अब इसमें से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन कौन होंगे। तो ये चुने हुए जो सदस्य होते हैं उसी में से मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि इसमें से सदस्य अध्यक्ष कौन बनेगा और उपाध्यक्ष कौन बनेगा, ठीक है। इसमें जो पदेन रूप से सदस्य होते हैं वो कौन कौन होते हैं, वो होते हैं जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष होता है। अच्छा, इसमें ग्राम पंचायत की भूमिका नहीं होती है, इसमें ये ध्यान रखना। इसमें जनपद पंचायत, जो जनपद पंचायत होता है उसमें ग्राम पंचायत का जो सदस्य होता है, ठीक है ना, ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है सरपंच, वो पदेन सदस्य कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो शीर्ष स्तर की है तो यहाँ पर जनपद पंचायत का अध्यक्ष होता है, वो पदेन सदस्य होता है, यानी कि एक के बाद में एक स्तर। ग्राम पंचायत का जो पदेन सदस्य होता है वो जनपद में होता है, ठीक है ना। और जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो जिला में होता है, पदेन सदस्य। ये आपको ऐसे समझना है, ठीक है। और यहाँ पे विधायक और सांसद ये भी इसके पदेन सदस्य कहलाते हैं, यानी कि विधायक, सांसद ये सब पदेन सदस्य तीनों स्तरों में होते हैं, ठीक है। तीनों स्तरों में सांसद और विधायक उस क्षेत्र का
वहाँ के पदेन सदस्य कहलाते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो या फिर जिला पंचायत हो, ठीक है ना। अच्छा, जिला में कलेक्टर आ जाता है, तो कलेक्टर भी इसका पदेन सदस्य कहलाता है। कलेक्टर की भूमिका यहाँ पर आ जाती है, ठीक है ना। जिला यानी कि शीर्ष स्तर की व्यवस्था, बड़े क्षेत्र की व्यवस्था, 50,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र की व्यवस्था, तो यहाँ पर कलेक्टर यहाँ पे पदेन सदस्य होता है। कार्यकारी अधिकारी एक आईएएस होता है, यहाँ पर एक कार्यकारी अधिकारी होता है जो आईएएस होता है, ठीक है ना। इंडियन, ठीक है ना, जो सिविल सर्विसेज होते हैं वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होता है वो यहाँ पर कार्यकारी अधिकारी कहलाता है, जो राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है सचिव। जिला जो पंचायत होती है उसमें सचिव का क्या रोल होता है, ठीक है ना। सचिव जिला पंचायत का प्रमुख अधिकारी होता है, ठीक है। जो प्रमुख अधिकारी होता है वो जिला पंचायत का वो सचिव होता है, ठीक है ना। यह जिला पंचायत की मांग पर, जिला पंचायत अगर इसमें डिमांड करती है सरकार से कि हमें सचिव चाहिए हमारे जिला पंचायत में, तो सरकार के द्वारा उसे नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। सचिव जिला पंचायत का बजट तैयार करता है। जो सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, वो जिला पंचायत का जो बजट है वो तैयार करता है और तथा उसे जिला पंचायत के सम्मुख प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। उसका पूरा बजट कि कितना खर्चा होगा और कहाँ-कहाँ पे कितना खर्चा करना है, कौन-कौन से प्लान लाने हैं और कहाँ पे कितनी स्कीम्स लानी है, उन सभी के लिए बजट तैयार करता है और बजट तैयार करने के बाद में उसे जिला पंचायत के सम्मुख उसके सामने उसको प्रेजेंट करता है। वह जिला पंचायत की ओर से सरकारी अनुदान तथा धन प्राप्त करता है। जिला पंचायत का वो अधिकारी होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह जिला पंचायत के लिए सरकारी अनुदान लेकर आए तथा और अन्य धन भी प्राप्त करे, जिससे कि जिला पंचायत की जितनी भी कार्य हैं वो चल सकें, ठीक है ना। उसके द्वारा जिला पंचायत के आय और व्यय की अदायगी की जाती है, यानी कि वही है जो कि आय लेके आता है, यानी कि जहाँ से भी अनुदान और धन प्राप्त होता है वो लेके आता है और उसी के द्वारा पूरा खर्चा किया जाता है, यानी कि कहाँ-कहाँ पर कितना खर्च होना है, कौन सी स्कीम, कौन सी योजना, कहाँ पर क्या-क्या होना है कार्य, उन सभी के बारे में जो खर्चा है वो सचिव के द्वारा होता है। अगला जो है वह है मुख्य कार्यपालिका अधिकारी, ठीक है ना। जिला पंचायत में मुख्य कार्यपालिका अधिकारी की क्या भूमिका होती है? ये एक प्रांतीय सरकार द्वारा, ठीक है ना, जो प्रांत की सरकार होती है, राज्य सरकार के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा होती है यूपीएससी, ठीक है ना, या फिर एमपीपीएससी, उसके द्वारा उच्च टाइम स्केल का जो अधिकारी होता है, यानी कि हाई लेवल का जो अधिकारी होता है वो यहाँ पर नियुक्त किया जाता है, जिसको कि मुख्य कार्यपालिका अधिकारी कहते हैं। आइए अब समझते हैं जिला पंचायत के कार्य क्या-क्या होते हैं, वो करती क्या-क्या है, ठीक है ना, उसका वर्क क्या है। जिला पंचायत का कार्य होता है वहाँ की जो पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायतें और जनपद पंचायतें होती हैं, ठीक है ना, उन सब की कार्यों में तालमेल उत्पन्न करती हैं, यानी कि उन सभी के कार्य में मतलब कि एक बैलेंसिंग लेके आती है कि कार्य कैसे करना होता है और क्या-क्या करना होता है और किस तरीके से इसको रिफ्लेक्ट करना है, ये सारे कार्य जिला पंचायत के होते हैं, ठीक है। उनको एडवाइस देती है कि करना किस तरीके से है, ठीक है ना, और उनके कार्यों की देखभाल करती है, ठीक है ना, उनको पूरी तरीके से निगरानी में रखती है और कहाँ पर कौन-सी गलती ना हो, उसके बारे में उनको जानकारी देती है। जिला पंचायत स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समाज कल्याण आदि के क्षेत्रों में भी कार्य करती है, ठीक है ना? ठीक है ना? स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण, क्योंकि ये सभी जो कार्य होते हैं ये ग्राम पंचायत में भी होते हैं और जनपद पंचायत में भी होते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो या फिर समाज कल्याण के संबंधित हो। तो ये सारे कार्य जो होते हैं ये जिला पंचायत के अंडर में आते हैं और वो इसकी सुपरविजन में ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत को भी देखती है। जिला पंचायत की जो समितियां हैं वो कौन-कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं, ठीक है ना। कार्य समिति, नियोजन एवं वित्त समिति, जो कि जनपद पंचायत थी उसमें भी थी ये, याद रखो। नियोजन एवं वित्त समिति यानी कि किसी चीज का किस तरीके से नियोजन करना है, यानी कि उपयोग करना है और वित्त किस तरीके से खर्चा करना है, उसके लिए ये समिति बनाई जाती है। कार्य समिति यानी कि कार्य की रूपरेखा और उसको पूरी तरीके से बैलेंसिंग करने के लिए कार्यकारी समिति। उद्योग एवं निर्माण कार्य समिति, जो भी उद्योगों पर निगरानी करना और उनके निर्माण कार्यों पर निगरानी करना,
चाहे वो ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो या फिर जिला पंचायत के क्षेत्र में हो, उन सभी पर निगरानी करने के लिए इस समिति का गठन किया जाता है। शिक्षा समिति, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, स्वास्थ्य की योजना तथा उनकी कल्याणकारी योजनाओं के लिए ये समिति का गठन किया जाता है। जल प्रबंधन यानी कि वहाँ पे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को किस तरीके से रखा जाए और कैसे बैलेंसिंग किया जाए, कैसे वहाँ पे जल की पूर्ति की जाए, उसके लिए इस समिति का गठन किया जाता है। जैसे कि हर पंचायत में किया जाता है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, तो उसी तरीके से जिला पंचायत में भी ये सारी समितियां गठित की जाती हैं। अब समझ लेते हैं जिला पंचायत के आय के स्रोत। जिस तरीके से ग्राम पंचायत के अपने खुद के आय के स्रोत होते हैं, जनपद पंचायत के अपने आय के स्रोत होते हैं, उसी तरीके से जिला पंचायत के भी खुद के आय के स्रोत होते हैं, क्योंकि उनका जो अधिकार क्षेत्र है वो दोनों ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के अंडर में आते हैं, यानी कि वो दोनों भी इसी के अंडर में आती हैं। तो उसमें से भी जो भी आय के स्रोत होंगे वहां से भी उनको प्राप्त होते हैं, और बड़ा क्षेत्र होता है जिला पंचायत, तो अपने खुद के क्षेत्र से भी आय के स्रोत प्राप्त होते हैं। साथ साथ केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार द्वारा भी अनुदान प्राप्त होता है, अखिल भारतीय संस्थान द्वारा भी अनुदान प्राप्त होता है। राजस्व का एक निश्चित हिस्सा, जो राजस्व कलेक्ट होता है राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा, उसका भी एक निश्चित हिस्सा जिला पंचायत को मिलता है। जिला पंचायत क्षेत्रीय पंचायतों से भी जो वसूली की जाती है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, क्षेत्रीय पंचायत जो होती है वहां से भी वसूली करती है, ठीक है ना, चाहे वो जनपद पंचायत हो या फिर ग्राम पंचायत हो, ठीक है ना, वहां के द्वारा भी जिला पंचायत वसूली करती है। तो ये सब उसके आय के साधन कहलाते हैं। पंचायतों के द्वारा, ठीक है ना, प्रशासनिक ट्रस्टों के से भी आय प्राप्त होती है। जिला पंचायतों द्वारा लोगों के द्वारा अनुदान, जैसे कि ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत में जो सेम फॉर्मेट है, लोग अनुदान भी दे सकते हैं, जिसके पास में जो मन करता है कि हाँ मैं जिला पंचायत में इतनी मदद करना चाहता हूँ जिससे कि ये विकास हो सके, अगर कुछ रकम उसके पास में होती है तो वो अनुदान भी देता है वहां के व्यक्ति, ठीक है। जिला पंचायत सरकारी ऋण भी लेती है सरकार के द्वारा, अगर उसको कुछ ऐसे कार्य भी कराने हैं कि उसके लिए उसके पास में बजट नहीं है, तो सरकार के पास में ऋण देने का भी प्रावधान होता है, तो सरकार उनको ऋण भी देती है, ठीक है ना। सरकार की पूर्व अनुमति, ठीक है ना, से गैर सरकारी ऋण भी ले सकती है, ठीक है ना, सरकार की पूर्व अनुमति से, ठीक है ना, सरकार की पूर्व अनुमति से, यानी सरकार से पहले वो अनुमति लेती है, ठीक है ना। अनुमति लेने के बाद में वो चाहे तो गैर सरकारी संस्था जो होती हैं, ठीक है ना, जैसे कि प्राइवेट बैंक्स वगैरह होते हैं, वहां से भी ऋण ले सकती है अगर सरकार उनको परमिशन देती है। कौन? जिला पंचायत, ठीक है ना। वहां पे क्योंकि बड़ा क्षेत्र होता है, 50,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में एक जिला पंचायत होती है, तो जिला पंचायत का बड़े क्षेत्र में बड़ा विकास होता है, तो कभी कभी आय के स्रोत से वो सारे साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इस कारण से सरकारी ऋण तथा सरकार के अलग हटके भी गैर सरकारी संस्थाओं से भी ऋण ले सकती है, लेकिन उसके लिए सरकार से उसको अनुमति लेनी पड़ती है। उसके बाद ही जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार, उससे उसको अनुमति लेनी पड़ती है। अनुमति के बाद ही वो बड़े प्रोजेक्ट पर गैर सरकारी संस्थाओं से ऋण ले सकती है। तो ये तीनों व्यवस्थाओं के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। अब देखते हैं हम पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो कि एग्जाम में लगातार इस पे से क्वेश्चन बन सकते हैं, और पहले भी बने हैं और आगे भी बन सकते हैं। तो 26 जनवरी 2001 को ग्राम स्वराज व्यवस्था योजना लागू की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसको मैं हाईलाइट करूंगा, ठीक है ना। 26 जनवरी 2001 को ग्राम स्वराज योजना लागू की गई थी, ठीक है। अब अगले कलर से अगली हेडिंग करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको अलग अलग हेडिंग कलर्स में समझ में आएगी, ठीक है ना। चुनाव संबंधी कार्यों के लिए 19 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, ठीक है ना, जो इन तीनों स्तरों की चुनाव के कार्यों की निगरानी करता है। और ठीक है ना, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, ठीक है ना, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? बी लोहानी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ऐसे याद रखना। प्रथम अध्यक्ष बी लोहानी थे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के, ठीक है। अगला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में जब पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ तो उसके बाद में मध्य प्रदेश में जो पहली बार चुनाव हुए थे वो हुए थे मार्च अप्रैल 1994 में, यानी कि मार्च से लेके अप्रैल के बीच में 1994 में पहली बार पंचायती राज अधिनियम लागू होने के बाद में चुनाव किए गए थे। उससे पहले चुनाव नहीं होते थे, चुनाव लागू किए गए, ठीक है।
तीनों स्तरों में एसटी, एससी और ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों स्तरों में रिजर्वेशन दिया गया, एसटी, एससी के लिए भी, एसटी के लिए भी, ओबीसी के लिए और महिलाओं के लिए। सबको अपने अपने वहाँ की आबादी और वहाँ पे जो व्यवस्था है, अगर एससी एसटी है वहाँ पर तो उनके लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। और महिलाओं पे आरक्षण तो है ही है, हर जगह 30 से लेके, ठीक है ना, 50% तक का अलग अलग क्षेत्र में यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला जो राज्य था वो मध्य प्रदेश था प्रथम, ठीक है ना। जो 73वां संविधान संशोधन केंद्र में किया गया, उसके बाद में मध्य प्रदेश में राज्य सरकार में इसमें अमेंडमेंट करके मध्य प्रदेश में सबसे पहले लागू होने के बाद में मध्य प्रदेश ही जो राज्य था वो पहला राज्य था जहां पर ये लागू पहली बार सबसे पहले किया गया, ठीक है ना। और 1907 में सर्वप्रथम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ठीक है ना। 1907 में सर्वप्रथम दतिया नगर पालिका का गठन किया गया था, यानी कि नगर पालिका सबसे पहले गठन जो की गई थी मध्य प्रदेश में, वो जब देश आजाद नहीं हुआ था अंग्रेजों के समय में, तो वो दतिया जिला था जहां पे कि नगर पालिका का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1907 में। ये आपको याद रखना है, 1907 में सर्वप्रथम दतिया में नगर पालिका का गठन किया गया था। 25 जनवरी को प्रतिवर्ष, हर वर्ष मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष 25 जनवरी को। अगला जो पॉइंट फैक्ट है वो है, मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिनसे स्थानीय निकायों में राइट टू रिकॉल की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। पूरे भारत में मध्य प्रदेश पहला राज्य है यहाँ पे कि राइट टू रिकॉल की व्यवस्था शुरू की गई। मध्य प्रदेश में राइट टू रिकॉल सर्वप्रथम शहडोल जिले के अनूपपुर तहसील में किया गया था, यानी कि उस समय की बात है जब शहडोल जिले से अनूपपुर जिला अलग नहीं हुआ था। उस समय शहडोल जिले से अनूपपुर जिला एक तहसील था। उस समय सबसे पहले यहाँ पे राइट टू रिकॉल किया गया था, सबसे पहले उपयोग किया गया मध्य प्रदेश जिले के शहडोल जिलों में, जब शहडोल जिले से के साथ में जुड़ा हुआ था अनूपपुर जिला। अभी तो अनूपपुर जो तहसील है वो जिला बन चुका है, और जिला बनने के बाद में ये शहडोल से अलग हो गया है। तो ये उस समय सर्वप्रथम इसका उपयोग किया गया था राइट टू रिकॉल का, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में राइट टू रिकॉल की सर्वप्रथम शहडोल जिले में, जब शहडोल जिला था और उस समय अनूपपुर उसकी तहसील हुआ करता था, उस समय इसका उपयोग किया जा चुका है मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम। अभी तो अनूपपुर अलग से जिला बन चुका है। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो कि मैंने मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर ये पूरा का पूरा आपको जानकारी दी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताया आपको पूरे। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको कैसा लगा। और भी जो पॉइंट्स हैं आप मुझसे क्लियर करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं कमेंट के माध्यम से उसके जवाब अवश्य दूंगा। और साथ ही साथ में मेरा वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें। और अभी तक अगर मेरा चैनल आपने स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, क्योंकि ऑल नोटिफिकेशंस के साथ में करेंगे तो सारे नोटिफिकेशन जितने भी मैं वीडियोज बनाऊंगा स्टडी से रिलेटेड, वो सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और सभी आप ध्यान से लगातार समय पर देख पाएंगे। तो इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो कौन सा लेके आ रहा हूँ ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसके बाद में जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा नगरीय प्रशासन व्यवस्था। मध्य प्रदेश में जो नगरीय प्रशासन व्यवस्था है वो कौन सी है, कैसी है, उसके बारे में आपको इसमें जानकारी दूंगा। एमपीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमपीपीएससी का जो न्यू सिलेबस, नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंगली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को भी देखना ना भूलें। तो इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेके फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।